अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सी प्लस प्लस को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस का इंट्रो और प्रोग्रामिंग का हम इंट्रो देखेंगे। फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटर होने के लिए, क्योंकि सी प्लस प्लस हर एक प्रोग्रामिंग में बेसिक में हमें सिखाई जाती है। अगर हम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की बात करें तो प्रोग्रामिंग में जो स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं उनको फर्स्ट सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखना पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस का, प्रोग्रामिंग क्या होती है, हिस्ट्री देखेंगे सी प्लस प्लस का और स्ट्रक्चर देखेंगे सी प्लस प्लस का। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सी प्लस प्लस का। व्हाट इज सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस जो है वो प्रोनाउंस है सी प्लस प्लस, जो कि एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हमारे पास जो ओल्ड सी लैंग्वेज थी उसको थोड़ा सा एडवांस किया गया है सी प्लस प्लस में। जो सी लैंग्वेज थी उसमें क्लासेस वगैरह नहीं थी, और जो C++ है उसमें क्लासेस वगैरह ऐड किए गए। तो जो फीचर इसमें प्लस किए गए उसके बाद इसको C++ का नेम दे दिया गया। सी लैंग्वेज जो है इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है, और जो C++ लैंग्वेज है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसमें प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उन प्रोग्राम को आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। वो लैंग्वेज हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा कंप्यूटर या यूजर आसानी से उसको समझ सके। जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज क्रिएट करते हो जो कि आप चाहते हो आपका कंप्यूटर आसानी से समझ सके, उसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो किस्म की लैंग्वेज होती हैं। इसमें एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज वो है जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होती है। हमारा कंप्यूटर 0 और 1 लैंग्वेज को ओनली समझता है, इसके अलावा वो और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के लिए समझनी तो आसान है, मगर इंसान के लिए वो समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए फिर हमने C++ लैंग्वेज क्रिएट कर ली, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे पास इजी होती है, जो कि कंप्यूटर भी आसानी से समझ सकता है और इंसान भी इजीली समझ सकता है। बीच में इसके एक कंपाइलर लगाया जाता है। तो देखिए कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है। कंपाइलर एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी दोनों लैंग्वेजेस को समझती हो और वो आपको आसानी से समझ जा सके। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास चीन का सदर है और एक साइड पे हमारे पाकिस्तान के सदर है। तो उनको अगर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो चीन के सदर को अब पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं आती और पाकिस्तानी सदर को अब चीनी लैंग्वेज नहीं आती। तो इसके लिए उनके दरमियान में एक ट्रांसलेटर बैठाया जाता है ताकि वो इसकी लैंग्वेज को समझ के अगले बंदे को बता सके। तो ट्रांसलेटर को हम इधर कंपाइलर कहते हैं, जो कि हमारे पास ट्रांसलेशन का काम करता है। लो लेवल लैंग्वेज है उसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर वगैरह यूज नहीं होते थे। जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके लिए फॉर एग्जांपल GW बेसिक है, C है, C++, जावा वगैरह है, इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो इनके लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती थी। तो कंपाइलर का क्या काम है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है C++ की। C++ 1967 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसे BCPL लैंग्वेज कहा जाता था, जिसे डेवलप किया है मार्टिन रिचर्ड्स ने, और ये लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज की जाती थी। और इसके 2 साल बाद इन थॉमस ने एक लैंग्वेज डेवलप की थी जिसे B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता था, और इसमें थोड़े से एडवांस फीचर थे। ये लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती थी और ये 1970 में डेवलप हुई थी बिल लेबॉर्ट्री में। क्योंकि ये बिल लेबॉर्ट्री में बिल्ड हुई थी इसलिए इसका नाम बी लैंग्वेज रख दिया गया। बी के बाद एक और लैंग्वेज यूज हुई थी जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं, जिसे 1972 में डेनिस रिच ने डेवलप की थी, और ये भी बिल लेबॉर्ट्री में डेवलप हुई थी, और इसमें थोड़े से एडवांस फीचर थे, इसलिए इसको बी के बाद सी लैंग्वेज का नेम दे दिया गया। और सी लैंग्वेज के बाद 1980 में तकरीबन बेंजामिन स्टोपर ने एक लैंग्वेज क्रिएट की थी, जिसमें उसने सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन शामिल कर दी थी, और सी में कुछ और प्रोग्राम्स ऐड कर लिए गए थे, जैसा कि इसमें डिफरेंट किस्म की क्लासेस वगैरह ऐड कर दी गई थी। इसमें और भी बहुत ज्यादा फीचर ऐड किए गए, जिसकी वजह से इसको C++ का नेम दे दिया गया।
गया, क्योंकि C++ एक हमारे पास सी लैंग्वेज का एक एडवांस वर्जन है और इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये है हमारे पास मिस्टर बर्जन ने, जिन्होंने C++ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी 1980 में। तो स्ट्रक्चर ऑफ C++ क्या होता है? ये C++ में जब आप कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन, और इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर आ जाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और इसके बाद थर्ड पर हमारे पास आ जाता है क्लास डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन, और इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर आ जाता है मेन फंक्शन, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 नंबर पर मेथड डेफिनेशन सेक्शन। तो ये हमारे पास 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो जब ये 5 हिस्से कंप्लीट हो जाते हैं तो ये आपके पास एक C++ का प्रोग्राम बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 1 है हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन। हेडर फाइल जो होता है इसमें हमारे पास दो किस्म की प्रोटोटाइप यूज होती हैं। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, सेकंड है हमारे पास यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। प्रोटोटाइप जो कि कंप्यूटर या आपके सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में ये पहले से ही ऐड कर दी जाती हैं, जिन्हें हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, और जो इंसान खुद कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ ऐड करता है उसको हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल कहते हैं। तो सेकंड हमारे पास है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जो है इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इसमें हमारे पास डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं कि आपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह करना है। इसमें अगर आपने क्लासेस वगैरह अप्लाई करनी है तो इसके लिए हमारे पास डिक्लेयरिंग क्लास होता है। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इसके लिए हमारे पास डिक्लेयरिंग वेरिएबल होता है। तो थर्ड हमारे पास क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको भी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन कहा जाता है। इसमें भी आप क्लासेस वगैरह यूज करते हैं या डिफरेंट किस्म की अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंट किस्म की क्लासेस यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्लासेस वगैरह अप्लाई करनी होती हैं। फोर्थ सेक्शन हमारे पास होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो होता है वो हर एक लैंग्वेज के लिए मस्ट होता है। C++ में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन फंक्शन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बगैर आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। मेन फंक्शन में अगर आपने क्लासेस वगैरह अप्लाई करनी है वो आपने मेन फंक्शन में करनी है। अगर आपने कोई इंटीजर वगैरह अप्लाई करना है तो वो आप मेन फंक्शन में करेंगे, यानी कि ये सारे काम आप मेन फंक्शन में करेंगे। फिर जो है हमारे पास आ जाता है मेथड डेफिनेशन सेक्शन। तो ये हमारे पास सेक्शन जो है ये बेसिकली हमारे पास सी लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है और ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। और ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेसन तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।